नमस्कार। मैं शैली और हम लोग बीएड के कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं। बीएड के कोर्स के प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसकी यूनिट में हम किशोरावस्था से संबंधित यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि एडोलेसेंस। किशोरावस्था के बारे में हमने ब्रीफली अध्ययन किया। अब हम ये जान लेते हैं कि ये क्यों कहा जाता है कि किशोरावस्था एक समस्यात्मक अवस्था होती है, अंतर्द्वंद की अवस्था होती है और इस समय पर किशोरों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो समस्याओं का सामना किशोरों को करना पड़ता है उनके कारण अनेक होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका परिणाम ये होता है कि अगर उन समस्याओं को सही समय पर समाधान ना दिया जाए तो उनकी जो एडोलेसेंस की एज है उसमें वो विकृत या अस्वास्थ्यप्रद समस्याग्रस्त महसूस करते हैं और उनके व्यवहार, आचरण और उनके सोच और जो एक्टिविटीज़ वो फॉलो करते हैं उनके अंदर भी इन चीज़ों का असर दिखाई देता है। और इनका अगर समय पर निराकरण ना किया जाए, अगर समझदारी से इनको शिक्षक के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा इन समस्याओं के समय पर मार्गदर्शित नहीं किया जाए तो उनकी जीवन पर्यंत इन समस्याओं का प्रभाव उनके मानसिक स्तर पर दिखाई देता है। इनमें से कुछ समस्याओं को हमने पढ़ा था। इन समस्याओं को एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देती हूँ आपको। इन समस्याओं में पहली है पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, हमने पढ़ा था इसके बारे में भी। आदर्शवाद और नायक पूजा, लैंगिक मुद्दे यानी कि जेंडर इश्यूज़, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, बदलती हुई पारिवारिक संरचनाएं, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स, सहपाठी दबाव, पीयर प्रेशर, प्रतियोगिता दबाव, प्रेशर ऑफ कंपटीशन, बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिकेंसी जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, तनाव एवं आत्महत्या। आजकल स्टूडेंट्स भी इतना डिप्रेशन फील करते हैं कि उसका परिणाम हमें सुसाइडल एक्टिविटीज़ के रूप में दिखाई देता है। गालियाँ देना एवं अपशब्द बोलना, एब्यूज़ और यूज़ ऑफ एब्यूजिव वर्ड्स, अकेलेपन में वृद्धि, इंक्रीजिंग द लोनलीनेस, सूचना अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जगह जगह से आ रही अलग अलग तरह की सूचनाओं का बच्चों के अंदर एक द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, जिसकी वजह से वो एक समस्या की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यौन शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन, ये ऐसे कुछ सामाजिक मुद्दे हैं या उनके व्यवहार से संबंधित मुद्दे हैं जो उन्हें समस्याग्रस्त महसूस करवा सकते हैं। आज हम जिस समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आदर्शवाद एवं नायक सम्मान, आइडियलिज्म एंड हीरो वर्शिप। हम सभी अगर किशोरों को बहुत पास से ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखते हैं कि किशोर हर समय पर किसी न किसी को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। वो किसी के व्यक्तित्व को फॉलो करते हैं तो किसी को बिल्कुल हूबहू फॉलो करने का प्रयास करते हैं। किसी की तरह बोलना, उसकी तरह कपड़े पहनना, उसकी तरह देखना, उसकी तरह स्टाइल करना, ये सारी चीज़ें किसी को पसंद करके और उसको कॉपी करने का प्रयास करना, ये सारी चीज़ें आदर्शवाद एवं नायक सम्मान कही जा सकती हैं। पर इनको दो अलग अलग तरीके से समझना आवश्यक है। इनमें एक बड़ा अंतर है जिसको समझना आवश्यक है। आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म। आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद के अंतर्गत जो होता है कि वो किसी आदर्श को फॉलो करते हैं, अर्थात उसकी आइडियल्स को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। वो जो फॉलोइंग है वो किसी विचार की या किसी प्रत्यय की होती है, मतलब किसी विचार के बारे में या किसी की थॉट्स के, किसी थिंकिंग को वो फॉलो किया जाता है, किसी के दर्शन को फॉलो किया जाता है। इस चीज़ को हम आदर्शवाद कहते हैं। तो आइडियलिज्म क्या है? किसी विचार, मान्यताओं, किसी के आदर्शों को फॉलो करना। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें उनके अनुसार वो फिर अपनी दुनिया बनाते हैं। दुनिया की हर चीज़ को अपनी उस आइडियोलॉजी, उस थिंकिंग के अनुसार देखते हैं। अपने चेतना में और अपने विचारों में
उसको स्थान देते हैं और जगह जगह पर वो उस चीज़ को प्रदर्शित करते हुए दिखाई देते हैं। उसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। आदर्शवाद किशोरों को किस तरह से प्रभावित करता है कि जब भी वे किसी महान पुरुष को या किसी अच्छे व्यक्तित्व को देखते हैं तो वे उसका अनुकरण करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में उनके कार्यों के प्रति, उनके विचारों के प्रति श्रद्धा होती है और सम्मान होता है, जिसको वो बहुत अधिक रूप से फॉलो करते हैं। इसलिए उन आदर्शों का उनके भी व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो आदर्शवाद के कारण बालक के मन में जो भी कल्पना या संकल्पनाएं, विचार जो हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें स्थान ले लेती हैं और उनके अंदर धीरे धीरे दृढ़ता आने लगती है। जैसे कि आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ कि आदर्शवाद में किसी व्यक्ति को आदर्श मान लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के सामने दो ऑप्शंस हैं, उनमें से एक है भगत सिंह और एक है गांधी, तो उन दोनों के विचारों का, उनके कृतित्व का, जो उनके दर्शन का, उनकी संकल्पनाओं का एक किशोर के मन पर प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि बालक या तो अपने जीवन में भगत सिंह की तरह से हिंसात्मक रवैये में या फिर एग्रेसिवनेस से अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होने के लिए वो अपने जीवन में उन चीज़ों को, धारणाओं को अपना लेता है। वो किसी भी प्रकार से अपनी बात को मनवाना चाहता है। लेकिन वहीं अगर वो गांधी जी की संकल्पनाओं से प्रभावित होता है तो वो अपनी बात को अहिंसात्मक तरीके से और सामने वाले को कन्विंस करके उन बातों को मनवाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आदर्श हैं जो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। आदर्शवाद किशोरों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको देखने के लिए आदर्शवाद के व्यक्ति के जीवन पर जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, उनका अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है। आदर्शवादी होना बहुत अच्छी बात है। किसी के आदर्शों को फॉलो करना वो किसी के जीवन को दिशा भी दे सकता है। इसलिए इसके डेफिनेटली सकारात्मक प्रभाव तो होते ही हैं। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बालकों के जीवन के निर्माण की दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और यही कारण है कि विद्यालयों में भी समय समय पर जो महापुरुष हुए हैं उनके आदर्शों से बच्चों को परिचित करवाया जाता है और शिक्षक भी यही प्रयास करते हैं कि अपने जीवन से भी एक आदर्श बच्चों के सामने उपस्थित करें। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आदर्शवाद के बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं। जैसे आदर्शवाद से बच्चों में नैतिकता की भावना का विकास किया जा सकता है, बच्चों के अंदर अच्छे गुणों को डाला जा सकता है, बच्चों में मानवीय भावना का भी विकास किया जा सकता है, सहिष्णुता की भावना का विकास किया जा सकता है। अर्थात बालक जब अपने आदर्श को सहिष्णु रूप में हर चीज़ को अपने साथ स्वीकार करना सीखता है, समझता है, तो वो इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना प्रारंभ कर देता है। उसी तरह से कर्तव्य पालन का विकास करना, जैसे कि हमने देखा है कि अगर बालकों को आदर्शों के रूप में हम राम भगवान की कहानी सुनाते हैं तो उन्होंने किस प्रकार जीवन पर्यंत वो अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, सारी समस्याओं को झेलते हुए भी उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा और उन्हीं पर चले। उसी प्रकार से वे भी अपने जीवन में कर्तव्य पालन के महत्व को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति का ज्ञान भी हम उनको दे सकते हैं और संस्कृति का ज्ञान देने के लिए जो हमारे आदर्श पुरुष हुए हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है, ताकि वे उसके बारे में जान सकें और उनके अंदर आध्यात्मिक भावनाओं का भी विकास किया जा सकता है। सबसे बड़ी संकल्पना हमारी जो होती है वो एक सर्वोत्तम समाज की स्थापना के बारे में होता है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं वो काम किसी न किसी प्रकार से समाज के लिए
उपयोगी हो और हम समाज को बेहतर नागरिक बना के दे सकें। और इस ओर आदर्शवाद जो हम बच्चों के अंदर डालते हैं या आदर्शवाद की चीज़ों का बच्चों में समावेश किया जाता है, इससे बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं अगर हम तुलनात्मक रूप में देखें तो आदर्शवाद के नकारात्मक पक्ष भी हमारे सामने आते हैं। जैसे अगर आदर्शवादी जो विचारधारा है, उनके जो मूल्य हैं वर्तमान में कभी कभी हमें उतने प्रासंगिक नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चे अपने मन में उन भावनाओं को इतना दृढ़ कर लेते हैं कि वे उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, अपनाते हैं और कहीं न कहीं इस वर्तमान समय के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं दिखाई देती है। ऐसे भी कई उदाहरण हमको दिखाई देते हैं कि जिनमें पुरानी विचारधारा को भी बच्चों के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि बच्चे उससे बाहर निकालने का प्रयास ही नहीं करते हैं और उसी को, जिसको कहते हैं कि एक कट्टरवादी सोच के रूप में सोच कर चलते हैं, जिसका कि उनके व्यवहार पर, उनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ ही कल्पना विचरण एवं दिवा स्वप्न जैसी स्थिति, कभी कभी बच्चे कल्पनाओं में ही विचार रहते हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसी धारणाओं को सच मान लेते हैं जिनकी कि वर्तमान में प्रासंगिकता थोड़ी कम ही दिखाई देती है और उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। तो कभी कभी आदर्शवाद इस रूप में अप्रासंगिक भी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इसको हम कम उम्र में जिन बच्चों के द्वारा अहिंसात्मक रवैये को अपना लिया जाता है या आतंकवादी धारणाओं को अपना लिया जाता है, उनके मन में जो बातें जिस प्रकार से डाली जाती है, उन चीज़ों को वो सच मान करके और अपने जीवन को गलत दिशा दे देते हैं। ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती है और ये आदर्शवाद का नकारात्मक प्रभाव कहा जा सकता है। वहीं आदर्शवाद कभी कभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा दूर भी दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वर्तमान समय को साथ में लेकर चलता है, लेकिन कभी कभी इसके कुछ ऐसे पहलू भी दिखाई देते हैं जो वर्तमान जगत से, वास्तविक जगत से दूर दिखाई देते हैं और भौतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं या भौतिक विकास की जो चीज़ें हैं उनमें बाधा उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बात को देखकर यह समझ लेना चाहिए कि बच्चों के अंदर एक मानसिक द्वंद्व की स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है कि जब बच्चों के सामने जो आदर्श उपस्थित हो रहे हैं वे सही निर्णय ना ले पाएँ कि इसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो बच्चे उस सीमा को तय कर पाएँ कि उनको किस सीमा तक किसी धारणा को सही मानना है या उसको अपने जीवन में उतारना है और उसको फॉलो करना है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, एक छोटा सा डिफरेंस है हीरोइज़म में और आइडियलिज़म में। अब हम बात करते हैं हीरो वर्शिप की या नायक सम्मान की, जिसे हम हीरोइज़म भी कहते हैं और किशोरों पर इसका प्रभाव दिखाई देता है, जिसको हम सभी जानते हैं कि बच्चे अपने सामने जिस भी व्यक्ति को देखते हैं और उससे वे आकर्षित होते हैं, उसके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज़ का वे अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, उसी को अपने जीवन में वे आदर्श मान लेते हैं। और ये वीर पूजा, नायक सम्मान या फिर नायक पूजा कहा जाता है, जिसमें वो किसी व्यक्ति विशेष का अनुकरण करते हुए दिखाई देते हैं। नायक सम्मान में जो होता है उसका बच्चों के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, नायक सम्मान के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। हम बात करते हैं नायक सम्मान के सकारात्मक पक्षों के बारे में, अर्थात ऐसे पक्ष जो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी मदद करते हैं। जैसे कि अगर बच्चे किसी भी व्यक्ति को अपना नायक मानते हैं तो वे इस उम्र में सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास की ओर आगे बढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं, साथ ही साथ उसी के अनुसार अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को
विकसित करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अपना हीरो मान लेता है या नायक मान लेता है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल ये प्रयास करता है कि वो उसी प्रकार से हेल्दी हो और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है, व्यायाम को, उसके डेली रूटीन को फॉलो करता है, ताकि कहीं ना कहीं आगे चल कर के वो भी उसी के इस प्रकार अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकें। उसी कर्तव्यनिष्ठता का विकास, जैसे कि बच्चे, जैसे अभी बताया मैंने आपको कि किसी को भी अपने लाइफ में फॉलो करते हैं और उसी की तरह से कर्तव्यनिष्ठ बनने का प्रयास करते हैं। जीवन कौशल का विकास, लाइफ स्किल, कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया तो उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, उस चीज़ को वो अपने लाइफ में डेवलप करने का प्रयास करते हैं। व्यवहार की योग्यता का विकास, किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को जाना जा सकता है। वहीं बच्चों में जागरूकता का भी विकास होता है और वे सीखने के लिए भी तत्पर होते हैं कि हमें अपने जीवन में आदर्शों को किस प्रकार से फॉलो करना चाहिए और वे हमें जीवन में किस प्रकार से सकारात्मक राह को दिखा सकते हैं। उसी तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी नायक सम्मान के द्वारा प्रशस्त हो सकता है। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि नायक सम्मान के कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं जो बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। निश्चित चुनाव प्रक्रिया का ना होना या अंधानुकरण की स्थिति होना, जैसे कि अगर बच्चों को ये ही ना पता हो कि उन्हें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, तो वे अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और वे अपने जीवन में सकारात्मक पक्षों को और नकारात्मक पक्षों को चुनने के लिए अपने मन में द्वंद्व महसूस करते हैं और ऐसी स्थिति उनके अंदर समस्या पैदा कर देती है। वहीं साथ ही साथ नकारात्मक पक्षों के रूप में जो संकीर्णता या रूढ़िवादिता है वो भी कभी कभी दिखाई देती है कि जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं वो पर्सन आज के समय के अनुसार रेलेवेंट है या नहीं है। उनको कहीं उनकी सोच आज के समय के हिसाब से संकीर्ण, रूढ़िवादी या उनके जीवन में अंधानुकरण की स्थिति उत्पन्न करने वाली तो नहीं है। अगर कहीं ऐसा होता है तो वो बच्चों के लिए नकारात्मक रूप में उपस्थित होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में और जिनको वो अपना नायक मानते हैं उनकी परिस्थितियों में काफ़ी अंतर होता है। बच्चे उसको सोचे समझे बिना उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं और कई बार इसके कारण उनके नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं। जैसे कि बच्चों ने जिस चीज़ को अपना हीरो माना है वो उनकी तरह कॉपी करने के लिए उनकी तरह स्टाइलिंग करना, कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि कभी उनकी वर्तमान स्थिति उसको बिल्कुल अफोर्ड करने लायक ना हो या अपनाने के लायक ना हो, लेकिन बच्चे फिर भी उसके लिए ज़िद करते हैं और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके व्यवहार पर नेगेटिव प्रभाव डालती है। नायक प्रतिष्ठा को देखकर चयन, हमेशा जिस भी बच्चा जिस भी पर्सन को अपना नायक मानता है वो सिर्फ उसकी जो प्रतिष्ठा है समाज में या उसकी जो प्रशंसा होती है उसको देखकर उसको अपनाने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसके पीछे छुपे हुए जटिलताओं को नहीं देख पाता है और नहीं समझ पाता है। इसलिए ये चीज़ें उसके जीवन में कभी कभी बहुत नकारात्मक प्रभावों को भी डालती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न होता है, उसकी परिस्थितियाँ भिन्न होती है और हर समय पर अगर वे अपने हीरो को फॉलो करने का प्रयास करें, उसी के अनुसार लाइफ में अचीव करने का प्रयास करें और सफल भी हो जाएं, ये इतना ही ज़्यादा आवश्यक भी नहीं है। इन सभी बातों को जानकर हमने आज ये समझने का प्रयास किया कि किशोरों को किस प्रकार से आदर्शवाद और नायक सम्मान इन दोनों चीज़ों का सामना करना पड़ता है और इन चीज़ों से वो कुछ चीज़ें सीखते हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी उनके व्यक्तित्व पर इसके पड़ते हैं, लेकिन इसका समाधान एक शिक्षक की ओर से दिया जा सकता है और वो इसी रूप में दिया जाता है कि बच्चे इस बात को जानें कि क्या चीज़ें जीवन में उसके लिए उपयोगी हैं और उसको अपनानी चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अगली कड़ियों में किशोरों के द्वारा जो समस्याएं
फेस की जाती है उनमें से जो जेंडर इश्यूज़ हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी।